निया अपने पति और सास के एक्सीडेंट में मौत के बाद से इतने बड़े घर में अकेली हो गई थी, जिसके कारण मोहल्ले में कुछ लोग उसे बेचारी समझते थे। तो कुछ मौका ऐसे ही एक शाम, जब निया शाम की पूजा करके हॉल में आकर बैठती है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन माया अपनी बेटी रघु के साथ आकर कहती है, अरे निया बहू, अच्छा हुआ तो यहीं बैठी है। मुझे लगा पूजा वगैरह कर रही होगी। नहीं आंटी, मैंने अभी पूजा खत्म करी है और आकर बस बैठी हूँ। आप इस वक्त यहाँ, कोई काम था मुझसे? अरे तेरी ये माया आंटी क्या काम के लिए आएगी तेरे पास? बिल्कुल भी नहीं। और तू सिर्फ सावित्री की ही नहीं, मेरी भी बहू जैसी थी। मेरा मतलब कि बेटी जैसी। इसलिए तू खुद को अकेला मत समझियो। और ये ले, खीर लाई थी मैं। वो मेरा बेटा आज ही दूसरे शहर से पढ़ाई पूरी करके आया है, रघु है इसका नाम। नमस्ते भाई साहब। अरे हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, भाई मत बोलिए। अच्छा ये खीर खा लीजिए, अब हम चलते हैं। चलो माँ। अरे आंटी जी आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ आप दोनों के लिए। नहीं बहू, हमें काम है घर पर। अच्छा चलती हूँ। माया और रघु वहाँ से चले जाते हैं और घर के बाहर जाते ही रघु कहता है, क्या माँ, आप यहाँ इस विधवा से मिलवाने लेकर आई थी मुझे? अरे आते ही इसने मुझे भाई बोल दिया। बोला ही है ना, राखी तो नहीं बांधी ना, बकवास ना कर। विधवा है तो क्या हुआ, ये देख इस अकेली विधवा बहू का घर कितना बड़ा है। और तो और पति ने कितना कुछ इसके नाम किया हुआ होगा। अगर तेरी इससे शादी हो गई तो सब हमारा हो जाएगा। अरे लेकिन ये विधवा मानेगी? हाँ हाँ मान जाएगी, वरना बहुत तरीके हैं मनवाने के। अब चल घर। माया और रघु अपनी ये बातें करके घर चले जाते हैं, लेकिन उनकी सारी बातें निया के बगल के घर में रहने वाला मोहन अपनी छत की बालकनी से सुन लेता है, जो कि एक कॉलेज का स्टूडेंट था और अकेला रहता था। इन दोनों माँ बेटों की बात सुनकर वो बोलता है, कैसे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में? एक विधवा के घर को हड़पने के लिए कैसे कैसे प्लान बना रहे हैं। मोहन इतना बोलकर अंदर जाने को होता है कि तभी वो देखता है कि निया अपने घर के बाहर झाड़ू लेकर सफाई करने आई है। ये देखकर वो बोलता है, यार भगवान, आपको नहीं लगता कभी कभी हद करते हो आप? अरे इतनी मासूम सी लड़की है ये, इतनी कम उम्र में सब कुछ छीन लिया इसका। बताओ, पति और सास के ना होने से दुनिया खाने को दौड़ती है एक विधवा को, ऊपर से इतने बड़े घर में ये अकेली रहती है। मोहन निया के प्रति अपने मन में सहानुभूति रखता था। अब ऐसे ही दिन निकलते हैं। एक शाम निया मार्केट से सब्जियां लेकर आ रही थी। उससे इतना भारी सब्जियों का थैला उठाया तक नहीं जा रहा था। इतने में निया के पीछे से आ रहे माया और रघु निया को अकेले आता देखकर कहते, बेटा ये अच्छा मौका है, देखिए विधवा अकेली जा रही है इतनी सब्जियां लेकर, जा इसकी मदद कर तू। इसकी मदद करेगा तो हमारे काम ही आएगा और इसकी नजरों में तेरी इमेज अच्छी बनेगी। पर माँ, इतना भारी थैला, अरे अकेली इतनी सब्जियाँ खाती है क्या? तुझे उससे क्या, जा जाकर मदद कर। इस भारी थैले के बाद जब अकेली विधवा के घर के कागज उठाएगा ना, तब ज्यादा मजा आएगा। माया की बात मानकर रघु निया की मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन इससे पहले कि वो निया तक पहुंचता, मोहन वहां आता है, जो निया के पास आकर कहता है, अरे निया जी, लाइए मैं मदद कर दूं। और आप इतनी सारी सब्जियां लेकर क्यों आ रही हैं? अरे मोहन जी, कोई नहीं, मैं संभाल लूंगी। और ये इतनी सारी सब्जियां इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं हर बार बाहर नहीं जा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ जी थी तो वो मुझे अपने साथ ले जाया करती थी, लेकिन अब अकेले मेरा कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा है तो आप मुझे बोल दिया करो, मैं भी अकेला रहता हूँ और फिर इसी बहाने मैं सब्जियां लेकर आया करूँगा, तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। फिर फ्यूचर में मेरी होने वाली बीवी मुझसे बहुत खुश रहेगी। आप कितने फनी है ना। वैसे मेरा खाना खाने का मन नहीं करता, लेकिन मैं आज जो भी बनाऊंगी वो आपके घर जरूर दे जाऊंगी। वैसे भी अकेले के लिए कुछ खास बनाने का मन नहीं करता, इसी बहाने कुछ अच्छा बन जाएगा। ओह वाओ, मतलब आज मुझे मैगी के अलावा कुछ खाने को मिलेगा। सही है। मोहन और निया आपस में बातें करते हुए घर चले जाते हैं। तो वहीं माया ये सब देखकर रघु से कहती है, अरे ये क्या किया, ऐसे करेगा तो गया तेरे हाथों से ये घर। उस विधवा के ऊपर हमारे अलावा भी कईयों की नजर है, इसलिए कोई और मौके का फायदा उठाए उससे पहले तू कर, और इस मोहन को तो मैं देखती हूँ। घर जाने के बाद निया खाना बनाकर मोहन के घर उसे खाना देने जाती है और इस चीज की माया छुपकर फोटो खींच लेती है। साथ ही माया दिन में कम से कम 2-3 बार तो निया के घर में आकर उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश किया करती। तो वहीं मोहन और निया भी अक्सर कभी छत पर कपड़े सुखाते हुए मिल जाते
तो कभी किसी और काम की वजह से मिलते। और अब निया रोज ही मोहन को अपने हाथों से खाना बना कर दिया करती, जिसके चलते एक दिन सुबह सुबह मोहन निया के घर के कुछ बर्तन उसको देने आता है। दरवाजे की डोरबेल बजते ही निया दरवाजा खोलती है तो उसके भीगे बालों और खूबसूरत चेहरे को देखकर मोहन खुद में खोता हुआ कहता है, भगवान, सच में आपने एक कैसा कहर ढाया है। इतनी मासूम खूबसूरत सी लड़की की जिंदगी के सारे रंग छीन लिए। कैसे ये अपना पूरा जीवन अकेले निकालेगी। मोहन जी कहाँ खो गए? कहीं नहीं, वो मैं बस। अच्छा ये लीजिए आपके बर्तन। वैसे आप मुझे रोज रोज खाना देकर मेरी आदत बिगाड़ रही हैं। मैं खुद से बनाना भूल जाऊंगा। अरे कोई नहीं, एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आएगा। और वैसे भी मैं खुद के लिए कभी बनाना पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मैंने एक बहाना ढूंढा। इसी बहाने मैं खाना बना लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। चलिए अब मैं चलता हूँ। मोहन इतना बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहाँ मोहल्ले की कुछ औरतें खड़ी होती हैं और उनमें से एक माधुरी नाम की औरत कहती है, सुमित्रा की बहू, ये सब क्या चल रहा है? ये इतनी सुबह ये लड़का क्या कर रहा है तेरे घर? अरे माना अकेली विधवा रहती है तू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति और सास के मरने के बाद तू ऐसे फायदा उठाए अपनी आजादी का। आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो भी है गलत है। अरे मोहन जी को मैंने कल रात खाना दिया था बनाकर, उसी के बर्तन वापस देने आए हैं ये। कौन जाने ये अभी सुबह आया है या रात से तेरे साथ ही था। अरे विधवा है तो कुछ भी करेगी क्या? कोई बोलने वाला नहीं है तो अपनी बेशर्मी दिखाएगी तू। ये आप क्या कह रही हैं? अरे निया जी ने कुछ गलत नहीं किया। किसी को खाना खिलाना गलत है क्या? हद है आप लोगों की। मोहन के इतना बोलते ही माधुरी उसके मुंह पर उसकी और निया की फोटो मारते हुए कहती है, ये सब क्या है? रात बेरात ये तुझे खाना देने आ रही है। कभी तुम अकेले में छत पर मिलते हो। ऐसे गंदगी नहीं चलेगी हमारे मोहल्ले में। लोगों के ऐसे शब्द सुनकर निया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में वहाँ माया और रघु आते हैं और माया निया को संभालते हुए बोलती है, अरे ये आप क्या कह रही हैं? निया बहू ने कुछ गलत नहीं किया। ये तो इस लड़के की मदद कर रही थी खाना वगैरह देकर। इनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। अरे माया बहन, ये विधवा अपने अकेले रहने का फायदा उठा रही है। देखो ना, सास और पति के मरने के बाद कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है एक जवान लड़के के साथ। ऐसी लड़कियों की तो दोबारा शादी भी ना हो जब ऐसे ही लक्षण हैं तो। चुप रहिए आप। अरे निया ने कुछ गलत नहीं किया और मुझे इस पर पूरा विश्वास है। और रही बात इसकी दोबारा शादी की, तो कोई और नहीं, मेरा खुद का बेटा करेगा निया से शादी। इसको विधवा होने के कारण जिस नजर से देखा जाता है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। आंटी, ये क्या कह रही हैं? मुझे नहीं करनी शादी और मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। जिसे जो समझना है समझी जाए। नहीं निया जी, माँ सही कह रही है। आपको भी खुश रहने का हक है और मैं वो आपको सारी खुशियाँ दूंगा। खुशियाँ देने से पहले जरा अपना सच तो सामने आने दो माया आंटी और रघु। इतना बोलकर मोहन अपने फोन में सभी लोगों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें माया और रघु निया को फंसाकर उससे रघु की शादी का प्लान बना रहे थे और उसके घर को हड़पने की बात कर रहे थे। ये सब देखकर पूरे मोहल्ले वालों की आंखें खुलती है, जिस पर माधुरी कहती है, अरे माया बहन, शर्म करो। एक विधवा को लूटने चली हो। अरे भला हो इस लड़के का। अगर इसने आज ये वीडियो नहीं दिखाई होती तो हम तो आपको महान समझते थे, जो इस विधवा को सहारा देने चली थी। माया आंटी, आज आपने मेरा इंसानियत से भरोसा उठा दिया। माना कि मैं विधवा हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए मौका नहीं हूँ। मुझे ऐसे धोखा देकर मत लूटो। मेरे पास जो था भगवान ने पहले ही छीन लिया। अब इस बेरंग जिंदगी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। है निया जी, है। आपकी उम्र बहुत कम है। आपको तो अपने इस अंधेरे जीवन से निकलकर खुद के कदमों पर खड़ा होना चाहिए। आपने बताया था आपने पढ़ाई अधूरी छोड़ी है, तो उसको पूरा करिए। अपनी किस्मत खुद बदलिए। मोहन का प्रोत्साहन निया में एक नई उमंग भरता है और अब एक अकेली विधवा बहू अपनी बेरंग जिंदगी में खुद ही रंग भरने का फैसला करती है। साथ ही माया और रघु को अब पूरा मोहल्ला इतना ताने देता है कि वो लोग मोहल्ला छोड़कर ही भाग जाते हैं।